इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एवरी टैक्स पेयर इज अ पर्सन बट नॉट एवरी पर्सन इज अ टैक्स पेयर एक्सप्लेन। इसका मतलब ये है कि हर टैक्स पेयर एक पर्सन है, पर हर पर्सन एक टैक्स पेयर है या नहीं है हम ये नहीं कह सकते। मतलब हर टैक्स पेयर एक इंसान तो होगा, लेकिन हर इंसान टैक्स पेयर होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमारी इनकम पर टैक्स तो तब लगता है जब हमारी इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो आपकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसका मतलब यह है कि हर इंसान टैक्स पेयर होगा या नहीं होगा हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हर टैक्स पेयर एक इंसान जरूर होता है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, एक्सप्लेन पर्सन एंड द टैक्स पेयर। मतलब आपको पर्सन और टैक्स पेयर पर डिफरेंस बताना है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग क्यों है। तो उसको हम इस आंसर बताएंगे। बिफोर एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द पर्सन एंड टैक्स पेयर। ये समझने से पहले कि क्वेश्चन कह क्या रहा है आपको ये जानना जरूरी है कि पर्सन और टैक्स पेयर में डिफरेंस क्या है। तो पर्सन हम पहले पढ़ेंगे। पर्सन इन जनरल लैंग्वेज अ पर्सन मीन्स अ ह्यूमन बीइंग। अगर मैं सामान्य भाषा में बात करूं तो पर्सन का मतलब होता है एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग से, एक साधारण से इंसान से। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन का मतलब काफी बड़ा है। वहां पर पर्सन को बताया गया है एक इंडिविजुअल से। कोई इंडिविजुअल हो सकता है, अगर वो इंडिविजुअल है तो शायद वो टैक्स पे करता भी होगा। अगर उसकी 2.5 लाख से इनकम ज्यादा है तो टैक्स पे कर सकता है। अगर 2.5 लाख से इनकम कम है तो टैक्स पे क्यों करेगा। हो सकता है कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, एक ऐसी फैमिली जो अभी तक अनडिवाइडेड है, मतलब अभी तक विभाजित नहीं हुई, ये सब एक साथ रहते हैं और एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर इनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो ये भी टैक्स पे कर रहे होंगे, अगर नहीं है तो नहीं कर रहे होंगे। हो सकता है वो कोई कंपनी और कॉर्पोरेशन हो। कंपनी और कॉर्पोरेशन वो होती है जिसकी एक अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हो और जिनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है। अगर इनको कोई लॉस हो जाता है तो इनके घर तक बात नहीं पहुंचती है, इनके घर को नीलाम नहीं करोगे आप, सिर्फ उतने ही हद तक आप जाओगे जितनी इनकी लायबिलिटी है। उसके बाद हो सकता है कोई फर्म हो, फर्म की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर फर्म को कोई लॉस हो गया तो इनके घर तक बात पहुंच जाती है, इनके घर को नीलाम करने की सिचुएशन आ जाती है। या हो सकता है कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, कोई पर्सन का समूह हो, कोई इंसान, कोई व्यक्ति है उनका समूह हो एक साथ जो टैक्स पे कर रहे हैं, अगर इनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है। या हो सकता है कोई लोकल अथॉरिटी हो, या हो सकता है कोई आर्टिफिशियल पर्सन जो अब कैटेगरी में बिलोंग ना करता हो, जो इन कैटेगरी में ना आता हो, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या कंपनी या कॉर्पोरेशन, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इन सारी कैटेगरी में अगर वो नहीं आता है तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो टैक्स पे कर रहा होगा, उसकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर होगी। इसके बाद है एक इंडिविजुअल। हम आपको यहाँ पर इंडिविजुअल को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। इंडिविजुअल का मतलब हो सकता है एक नेचुरल पर्सन से, कोई भी एक सामान्य व्यक्ति हो सकता है। वो सामान्य व्यक्ति कोई मेल हो, कोई फीमेल हो, या कोई माइनर हो, माइनर मतलब कोई बच्चा, या कोई लुनेटिक हो, लुनेटिक मतलब एक पागल इंसान। ये सब एक सामान्य व्यक्ति में आ जाएंगे जो क्या कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, इसे डिफाइन किया गया है हिंदू लॉ में। इनकम टैक्स में इसका कोई वर्णन अच्छे से नहीं किया गया है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो है जिसमें सारी की सारी फैमिली एक साथ रहती है और ये एक ही फैमिली के वंशज है। मतलब ये फैमिली अभी तक अनडिवाइडेड, अविभाजित है। और इसके बाद है कंपनी। कंपनी मींस एन एंटिटी क्रिएटेड बाय द कंपनी एक्ट हैविंग अ सेपरेट कॉमन सील, इनवेरिएबल सक्सेशन एंड लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी वो होती है जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो और इसकी एक सेपरेट कॉमन सील हो और इसकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड हो। सेपरेट कॉमन सील से मतलब ये है कि इसकी आइडेंटिटी इसके ऑनर से अलग है। अगर कंपनी है, अगर जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी की जो आइडेंटिटी है वो रिलायंस कंपनी के नाम से, ना कि मुकेश अंबानी के नाम से। टैक्स पे रिलायंस कंपनी करती है, ना कि मुकेश अंबानी। हम कंपनी को अलग मानते हैं, एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, उसकी एक सेपरेट कॉमन सील है कंपनी की। रिलायंस कंपनी और मुकेश अंबानी को हम अलग अलग समझते हैं और हम मुकेश अंबानी से कभी टैक्स की डिमांड नहीं करते हैं। टैक्स की डिमांड हमेशा होती किससे, रिलायंस कंपनी से होती है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत सिर्फ कंपनी टैक्स देगी, ना कि उसका ऑनर। इसके बाद एक फर्म है। A firm means a partnership firm in which all the partners are formed with the object of earning profit. The business is carried on by all, any of one of them for all. एक फर्म से मतलब ये है कि ये एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म है जिसमें सारे पार्टनर एक साथ काम करते हैं सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ काम करेंगे सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। हो सकता है ये सबके सब बिजनेस को रन करते हो, या हो सकता है इन सबकी जगह पे कोई एक हो जो पूरे बिजनेस को रन करता है इन सबके लिए। जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब ये है कि अगर फर्म को कोई लॉस हो जाता है तो इस सिचुएशन पे आपके घर तक बात पहुंच सकती है, आपके घर को नीलाम किया जा सकता है। तो फर्म की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। इसके बाद है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब है व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं। इनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, ये कॉमन ऑब्जेक्टिव पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, ये सबके सब एक ही डायरेक्शन पे चलते हैं, सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकती है, म्युनिसिपैलिटी हो सकती है, या कोई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो सकती है जो किसी लोकल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कोई भी आ सकता है, चाहे वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई फर्म हो, ये सब एक साथ भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ इंडिविजुअल आएंगे, इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आ सकती है, इसमें आपकी कंपनी और फर्म भी आ सकती है, या इंडिविजुअल भी आ सकते हैं। इसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में आप किसी को भी इंक्लूड कर सकते हो जो ऊपर की किसी कैटेगरी में ना आया हो, जैसे कि कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो गई, कोई यूनिवर्सिटी हो गई, जैसे कि त्रिपुरा बालाजी को भी आप कह सकते हो। ये अपने आप में ही एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अगर इसकी इनकम भी अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो ये भी टैक्स पे करते हैं। ये सब के सब टैक्स पे करते हैं अगर इनकी 2.5 लाख से इनकम ज्यादा होती है, और अगर 2.5 लाख से इनकम कम है तो ये सब के सब टैक्स पे नहीं करेंगे। इसके बाद है टैक्स पेयर। इनकम टैक्स एक्ट में एक बात कही गई है अंडर सेक्शन 2 और सबसेक्शन 7 में कि टैक्स पेयर वही होता है जो नीचे कैटेगरी में इंक्लूड हो या बिलोंग करता है उस कैटेगरी से। इसमें पहला पॉइंट है द पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स।
मतलब जो पर्सन टैक्स पे करने के लिए लायबल है। जैसे कंपनी है, कंपनी अपने इंप्लॉय के बिहाल पे टैक्स देती है गवर्नमेंट को। कंपनी जब अपने इंप्लॉय को सैलरी देती है तो उसमें से कुछ हिस्सा काट लेती है, जो किसको जाता है, गवर्नमेंट को जाता है। तो कंपनी अपने इंप्लॉय के बिहाल पे टैक्स दे रही है गवर्नमेंट को, कंपनी लायबल है टैक्स देने के लिए गवर्नमेंट को। इसमें सेकंड पॉइंट इसी में है, द पर्सन हु इज लायबल टू पे एन अमाउंट अदर देन टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट। हो सकता है वही कंपनी थोड़ी देरी कर दे टैक्स देने में, अगर वो देरी करती है तो गवर्नमेंट हो सकता है उस पर कुछ पेनल्टी या इंटरेस्ट या फाइन जैसी चीज लगा दे, तो उस पर ये सब चीजें लग सकती हैं अगर थोड़ी सी देरी करती है। तो सेकंड पॉइंट ये कहता है, द पर्सन हु इज लायबल टू पे एन अमाउंट अदर देन टैक्स। अगर वो टैक्स की जगह पे टैक्स के अलावा कुछ और भी दे रहा है, टैक्स के साथ साथ कुछ और भी दे रहा है किसको, गवर्नमेंट को, तो वो भी इसमें टैक्स पेयर में इंक्लूड होता है। तो ये चीज भी टैक्स पेयर में इंक्लूड होती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट, अ पर्सन whose income proceeding for the levy of income tax have been initiated। इसमें वो सारे पर्सन भी आते हैं जिनकी इनकम पे अभी टैक्स लगना स्टार्ट हो रहा है, अभी प्रोसीड हो रहा है टैक्स लगना। एक ऐसा इंसान है जिसकी इनकम पे अभी तक टैक्स नहीं लगता था, 2.5 लाख से शायद कम रही होगी उसकी इनकम, लेकिन अब वो 2.5 लाख से ज्यादा कमाता है, तो अब उसकी इनकम पे टैक्स लगना स्टार्ट हो रहा है, प्रोसीड हो रहा है। तो इस टैक्स पेयर में वो भी इंक्लूड होंगे जिसकी इनकम पे टैक्स लगना अभी भी प्रोसीड हुआ, अभी भी शुरू हो रहा है। अ पर्सन हुज इनकम प्रोसीडिंग फॉर द लेवी ऑफ इनकम टैक्स हैव बीन इनिशिएटेड। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, डीम्ड एसएससी इज आल्सो इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर। डीम्ड एसएससी का मतलब होता है माना गया करदाता। माना गया करदाता का मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, डीम्ड एसएससी का मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, जिसमें क्या होता है, अगर कोई बच्चा है वो टैक्स पे नहीं कर सकता क्योंकि वो भी माइनर है, तो उसके बिहाल पे उसका कोई लीगल हेयर अपॉइंट किया जाता है, हो सकता है उसका कोई रिलेटिव हो, तो वो उसकी जगह पे टैक्स पे करता है। हालांकि लीगल हेयर की इनकम नहीं है, वो उस बच्चे की इनकम है, लेकिन टैक्स लीगल हेयर ही पे करेगा, हम उसे ही वहां पर क्या मानते हैं, टैक्स पेयर मानते हैं। तो डीम्ड एसएससी इज आल्सो इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, अ पर्सन हु हैज बीन ट्रीटेड एज एन एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी इन डिफॉल्ट का मतलब होता है चूक करदाता, वो गलती से करदाता बन गया है। मतलब एक कंपनी है, अगर वो अपने इंप्लॉय के बिहाल पे टैक्स दे रही है, उनकी सैलरी से टैक्स काट रही है, हो सकता है कभी कभी वो सैलरी से टैक्स काटना भूल जाए। अगर वो टैक्स काटना भूल जाती है तो ये उसकी मिस्टेक है, ये उसने मिस्टेक कर दी, वहां पर डिफॉल्ट कर दी है, अब वो डिफॉल्ट टैक्स पेयर बन चुका है कहीं ना कहीं। तो अब वो क्या करेगा, अब वो उनके बिहाल पे क्या देगा, टैक्स देगा। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है तुमने सैलरी में से टैक्स डिडक्ट नहीं किया, तो अब क्या करोगे, तुम कर दोगे, तुम टैक्स दोगे उनकी जगह पे, क्योंकि तुम काटना भूले हो, तुम टैक्स काटना भूल गए उनकी सैलरी से, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी डिफॉल्ट है, इसलिए तुम क्या बन चुके हो, एसएससी इन डिफॉल्ट बन चुके हो। तो एसएससी इन डिफॉल्ट को भी हम टैक्स पेयर में इंक्लूड करते हैं। इसके बाद सिक्स पॉइंट है, प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड फॉर रिफंड ऑफ टैक्स पेड बाय दैट पर्सन और फॉर असेसमेंट ऑफ लॉस बाय दैट पर्सन हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन। सिक्स पॉइंट कहता है, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, ए और बी हैं, एक ये घर को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। ए कहता है इस घर पे मेरा अधिकार है, लेकिन बी कहता है इस घर पे उसका अधिकार है। अभी अधिकार ए के हाथ में है और ए ने घर किसी को रेंट पे दे रखा है और वहां पर हर महीने रेंट आता है। तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि अभी अधिकार का पता नहीं चला है कि इस पे अधिकार ए का है या बी का है, तो आप एक काम करो, आप दोनों के दोनों टैक्स दो, आप दोनों के दोनों इस रेंट जो आ रहा है उस पर टैक्स दो, और जब हमें पता चल जाएगा कि घर किसका है तो हम दोनों में से घर तो एक का ही होगा, तो जिसका घर नहीं होगा हम उसको क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे उसका टैक्स। और साथ ही साथ हम जब रिफंड करेंगे तो साथ ही साथ उसके साथ कुछ इंटरेस्ट भी उसको देंगे, क्योंकि उसने टैक्स दिया तो उसके बदले में उसको थोड़ा बहुत फायदा भी हम देंगे, उसका इंटरेस्ट भी हम उसको रिफंड कर देंगे। टैक्स तो देंगे लेकिन साथ में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी देंगे। तो प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड फॉर रिफंड ऑफ टैक्स पेड बाय दैट पर्सन और फॉर असेसमेंट ऑफ लॉस बाय दैट पर्सन हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन। अगर लॉस हुआ है किसी और की वजह से तो भी उसे टैक्स पेयर में इंक्लूड करेंगे, अगर लॉस हो रहा है खुद की वजह से तो भी उसे किसमें इंक्लूड करेंगे, टैक्स पेयर में इंक्लूड करेंगे। In short, taxpayer include those person whose income is chargeable to tax in the previous year as per the Income Tax Act। तो टैक्स पेयर पर हम उसी को इंक्लूड करते हैं जिसकी इनकम क्या हो, टैक्स काटने लायक हो, जिसकी इनकम पर टैक्स चार्ज हो सके। अगर उसकी इनकम प्रीवियस ईयर में 2.5 लाख से ऊपर थी तभी हम उसे टैक्स पेयर पे इंक्लूड करेंगे। अगर उसकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो उसे हम टैक्स पेयर में इंक्लूड नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट। इसके बाद कंक्लूजन है, the above mention discussed on a person and taxpayer proves that every taxpayer is an individual, but for a person to be a taxpayer his previous year income should be taxable as per the income tax act। तो हमने जितना अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से हमें समझ में आ गया कि हर व्यक्ति टैक्सपेयर नहीं है, लेकिन हर टैक्सपेयर क्या है, एक व्यक्ति जरूर है। तो अगर हर व्यक्ति को टैक्सपेयर बनना है तो उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए, तभी वो क्या बन पाएगा, टैक्सपेयर बन पाएगा। अगर उसकी प्रीवियस ईयर इनकम क्या है, 2.5 लाख से ऊपर है, तब तक वो टैक्सपेयर नहीं है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट।